डिक्टेशन नंबर 2 है 160 की स्पीड से। विशेष डिक्टेशन बुक एक्सरसाइज नंबर 12, 14, 16 और 18 12 मिनट की डिक्टेशन है। रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मुझे एक बात यह कहने की भी आज्ञा दी जाए। मैं भारत की राजधानी की बात कहता हूँ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की बात नहीं कहता हूँ। ऐसे समाचार पत्र भी इस दिल्ली राजधानी में हैं जो सरकार के कृपा पात्र हैं और सरकार की कृपा का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय बाजार में जाकर अपने स्रोतों से इस बात की जानकारी लें। जितना न्यूज़ प्रिंट उनको मिलता है उसका पूरा उपयोग वे नहीं कर रहे हैं। वे अपनी संख्या ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं और न्यूज़ प्रिंट ब्लैक में बेचते हैं और ब्लैक से दूसरे समाचार पत्र उसे न्यूज़ प्रिंट को खरीदते हैं। जब सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो दूसरे बड़े नगरों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही होंगी। इसके लिए क्या गारंटी दी जा रही है, मैं इसके लिए कहना चाहता हूं। और सूचना और प्रसारण मंत्री इस बात को अवश्य बताएं इस सदन को कि भविष्य में न्यूज़ प्रिंट की कमी को पूरा करने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। क्या वे भारतवर्ष में उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं या उसे बाहर से आयात करने के लिए उन्हें कोई विशेष प्रयास किया है। मेरी जानकारी तो यह है कि बांग्लादेश से, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में देखा है, भारत को जाने वाला न्यूज़ प्रिंट बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन राज्य व्यापार निगम ने जहाज़ों की व्यवस्था नहीं की जिससे वह न्यूज़ प्रिंट यहाँ आ सके और समाचार पत्रों को दिया जा सके। इस बात की जांच विशेष रूप से होनी चाहिए। एक बात मैं आकाशवाणी के इस स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संबंध में कहना चाहता हूँ। आकाशवाणी सरकार की एजेंसी नहीं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लेकिन कुछ दिनों से आकाशवाणी की जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है उससे लगता है कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का यह माध्यम भी अब धीरे धीरे सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता जा रहा है। परिणाम क्या है, मैं चाहूँगा कि गुजरात साहब इस बात को अवश्य बताएं कि वह वास्तविकता है या नहीं। सरकार पहले तो अपने विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट लेने के लिए या पता लगाने के लिए भेजती है या उनसे सर्वे कराती है और जब उसमें कुछ वास्तविकता होती है और किसी ढंग से वह प्रसारित हो जाती है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाता है। मेरी अपनी जानकारी में यह गुजरात के संबंध में जहां की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के लिए सरकार ने अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया। वह अधिकारी वहां की खाद्य स्थिति जानकारी लेने के बाद यहाँ जाएं और सामयिकी में उनका कार्यक्रम प्रसारित हुआ। स्पॉटलाइट में भी वह प्रसारण इस देश के खाद्य मंत्री को बुरा लगा कि रेडियो से इस प्रकार वहां की खाद्य स्थिति के बारे में क्यों प्रसारण कर दिया गया। मेरी जानकारी में कैबिनेट की पॉलिटिकल समिति में मान्यवर रेलवे का जो बजट हमारे सामने रेलवे मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, मौजूदा हालात को देखते हुए इससे अच्छा और सूझबूझ और अक्ल वाला कोई दूसरा बजट प्रस्तुत नहीं कर सकता था। मैं इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इतना बड़ा रेलवे विभाग है फिर भी इसमें इतना घाटा क्यों होता है। मेरी उम्र करीब 50 साल की हो गई है। 30 साल से मैं सूझबूझ रखने लगा हूं और देश की हालत के बारे में बहुत सोचने की कोशिश भी करता रहा हूं और अभी तक इसका सवाल नहीं पा सका हूं कि रेलवे के अंदर चाहे आप रात को जाइए, दिन में जाइए और चाहे प्रथम श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, द्वितीय श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, आपको टिकट नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि रेलवे फुल कैपेसिटी में चलती है। हमारी रेलें 24 घंटे चलती हैं। जब इतना बड़ा विभाग होने पर भी कोई सीट खाली नहीं होती तो मेरी समझ में नहीं आता है कि रेलवे में घाटा क्यों होता है। आज तक मैं इस पर सोचता रहा हूं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात का जवाब दे कि क्या कारण है कि जब महीनों तक टिकटों की वेटिंग लिस्ट बनी रहती है, लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं तो फिर घाटा क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन में कोई खराबी है या विरोधी दलों के लोग बीच में घुसे हुए हैं और वे रेलवे प्रशासन में दुर्व्यवस्था फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस घाटे का कारण क्या है। रेलवे के बजट में यह जो घाटा होता है उसका क्या कारण है, इसको मंत्री महोदय बताएं। दूसरी बात यह है कि मालगाड़ियां जितनी भी हैं
अगर उनको देखें तो वहां कोयले की आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है। कोयला नहीं आ रहा है। यह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बोगियां नहीं मिलती हैं। बोगियां इतनी है ही नहीं जिनसे देश की मांग पूरी हो सके। तो मालगाड़ियों में भी उपलब्धता नहीं है। बोगियों में भी बहुत भीड़ है, वे भी पूरी कैपेसिटी पर चलती हैं। तो फिर घाटे का सवाल क्यों होता है? मेरा तीसरा सवाल यह है कि रेलवे के अंदर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई। जबकि रेलवे लाइन अलग है, रेलवे लाइन पर हवाई जहाज चलते नहीं है, बैलगाड़ी नहीं चलती, मोटरसाइकिल नहीं चलती, रेलगाड़ी ही चलती है। जब रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी ही चलती है तो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? कहीं इन दुर्घटनाओं के पीछे विरोधी दलों का हाथ तो नहीं है? तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि वह इस बात का जवाब दे कि कौन सी विरोधी पार्टियां हैं, वे कौन से तत्व हैं जो रेल के अंदर उपद्रव करते हैं। उपसभापति महोदय, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो 1963-64 की तुलना में 1964-65 में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 4000 से बढ़कर 5000 हुई है। यह प्रोटेक्शन फोर्स की सफलता ही कही जाएगी। यह जो संख्या है वह काफी संतोषजनक है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें और भी सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि कैटरिंग की असफलता सबों को चुभती है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर अवश्य दिलाऊंगा कि 3 लाख रुपए का घाटा ही नहीं है, बल्कि खाने वाले यात्रियों के असंतोष की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि यात्रियों को संतोष होता और 3 लाख रुपए का घाटा होता तो दुख कम होता, परंतु ऐसा मालूम होता है कि इस विभाग के कर्मचारी इस सरकारी रुपए से भी कुछ गुप्त लाभ उठा सकते हैं। यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन आदि से भी निजी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय को उचित कदम उठाना चाहिए और इस ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिए। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं, और वह यह है कि रेलवे में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो जो यात्री यात्रा करने के लिए सीट रिजर्व कराना चाहता है उसको उसके लिए कुछ अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, तब उसकी सीट रिजर्व होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ अधिक पैसा देकर कुछ भ्रष्टाचार करके आसानी से सीट रिजर्व हो जाती है। इस तरह की शिकायत अधिकतर बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रेलवे मंत्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसे रिजर्वेशन के संबंध में और अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नई रेलवे लाइनें बिछाने की योजना है वह बहुत ही सराहनीय है। अभी असम के एक माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था, और मैं समझता हूं कि जहां तक सीमावर्ती क्षेत्र का संबंध है वहां हमें जल्द से जल्द नई रेल लाइनें तैयार करनी चाहिए, और इस ओर रेलवे मंत्रालय सफलता से कार्य भी कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा के संबंध में रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध होता है। संतोष की बात है कि रेलवे जहां प्रतिवर्ष 320 करोड़ रुपए का सामान खरीदती है, वहां केवल 18 से 20 करोड़ रुपए पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने तक यह रकम भी काफी घट जाएगी। रेलवे की सफलता इससे भी सिद्ध हो रही है कि गत 5 वर्षों में आमदनी लगभग दुगनी हो गई है। हाँ, यहाँ मैं कुछ जरूरी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वह यह है कि ईस्टर्न रेलवे के साहिबगंज उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने इस समय मुझे बोलने का अवसर दिया। विषय का महत्व और बढ़ गया है। अभी 1 साल पहले देश के 9 राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदया, उसका दुष्परिणाम ना अभी देश पर से समाप्त हुआ है, ना उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं, एक के बाद एक कई घोषणाएं तो होती रहती हैं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी, कीमतों की वृद्धि की। मैं चार्ट बैठे बैठे पढ़ रहा था, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट व पटसन का कोई स्थान है या नहीं। एक पैसे की वृद्धि का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार सीमा पर चर्चा हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है, और अभी आते आते 5वीं बार किसानों को अप्रैल महीने के प्रारंभ में, मार्च के अंत में ओले ने बुरी तरह से बिहार में बर्बाद कर दिया।
और भी कई प्रदेशों को बर्बाद कर दिया। अगर हम चर्चा करते हैं फसल बीमा की, तो यह फसल बीमा का मकसद वास्तविक रूप से जो पीड़ित किसान हैं उन तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रीमियम की आकांक्षा सीमित और लघु किसानों से मत करिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल बीमा के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार को विवश करे कि वे प्रीमियम के लिए आए। महोदया, देश का जो किसान है 80% किसान सीमांत और लघु किसान है और मात्र 20% ऐसे किसान हैं जो लघु सीमांत से कुछ ऊपर होंगे। खेती लायक देश के अंदर जितनी जमीन है यह इन 80% सीमांत और लघु किसानों के हाथों में है। महोदया, थोड़ी देर पहले आबादी के बारे में चर्चा थी। मैं बहुत जल्दी में कहना चाहता हूँ, आज गांवों में 76% आबादी रह रही है और इस आबादी के अंतर्गत 71% खेती के ऊपर निर्भर हैं। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आज उसकी अवस्था क्या हो गई है? बाढ़ ने तबाह किया, मांग शुरू हुई, बीज ले आओ, बीज ले आओ। घर भी डूब गया, खेत भी डूब गया, जो कुछ भी था वह डूब गया। तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। आज किसान ऋण के बोझ से परेशान है। सचमुच में अगर आप किसानों को कहना चाहते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर छत पर खड़े होकर मान्यवर किसानों के ऋण की माफी की घोषणा कर सकते हैं, तो दिल्ली दरबार में बैठे हुए भजन लाल जी उससे क्यों भाग रहे हैं? वह किसानों के ऋण की माफी की घोषणा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं, देवी जी ने कैसे किया।